स्किल इट किल इट, आपकी स्किल आपकी उड़ान, अप योर गेम, रॉनी स्क्रूवाला। चैप्टर 5, पुराने मंत्र नए रूप में, LOL लोल। लिसन, ऑब्जर्व, लर्न, सुनिए, देखिए और सीखिए। मेरी बुरी आदतों में से यह एक थी कि मैं लोगों को उनकी बात पूरी नहीं करने देता था, उन्हें बीच में ही टोक देता था। मुझे लगता था कि मैं लोगों को अपनी बात पूरी किए बगैर बीच में ही टोककर सुपर स्मार्ट हो जाऊंगा। जब वे बोल रहे होते थे तो मैं बीच में ही बोल देता था, अच्छा मैं समझ गया। यह केवल रुखाई ही नहीं बल्कि गलत बात भी थी। मेरे पास इसका कोई ज़रिया नहीं था कि मैं उनके दिमाग को पढ़कर यह समझ सकूं कि वे अगली बात क्या कह सकते थे। फिर मेरी माँ ने एक दिन एक बात कही जो मुझे अभी तक याद है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, रॉनी, जब खाना मेज़ पर आता है तो क्या तुम उसको बिना चखे ही उसमें नमक मिर्च मिलना शुरू कर देते हो? क्या तुम ऐसा करते हो? और मैंने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैं उसको चखकर यह देखता हूँ कि नमक मिर्ची कम तो नहीं है और फिर उसमें मिलाना शुरू कर देता हूँ। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम लोगों को सुनते क्यों नहीं हो और उनको अपनी बात पूरी क्यों नहीं करने देते हो? जिस तरह तुमको यह पता नहीं होता कि खाने में नमक या मसाले डालने की ज़रूरत है या नहीं, उसी तरह जब तक तुम लोगों को उनकी पूरी बात कहने देने की बजाय बीच में टोक दोगे और सुनोगे नहीं, तब तक तुमको दूसरे लोगों के आइडिया या विचार कैसे समझ आएंगे। मेरी माँ बहुत होशियार थी। लोगों की बात गौर से सुनने की कला को सीखने के लिए मैंने अपने पूरे करियर में काफ़ी मेहनत की। और इस बात पर गौर फरमाइए कि मैंने गौर से सुनना कहा, सिर्फ सुनना नहीं। दोनों में बड़ा फ़र्क है। सुनने का मतलब है आपके कानों में आवाज़ का पहुंच जाना, जबकि गौर से सुनने के लिए और भी कुछ चाहिए होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है ध्यान लगाकर विचार पूर्वक सुनना, पूरी तरह सावधान रहना, फीडबैक और सामने वाला आदमी जो कह रहा हो उसको ग्रहण कर पाने की क्षमता, ताकि इस बात को डिकोड किया जा सके कि वह आदमी वाकई क्या कह रहा है। सुनना, गौर करना और सीखना, ये नए ज़माने का मंत्र LOL यानी लिसन, ऑब्जर्व एंड लर्न है, जिनके बिना आप DOA डेड ऑन अराइवल यानी मृत समान हो जाएंगे। गौर से सुनने और दूसरे लोगों द्वारा दिए गए फीडबैक से हम गलतियों को दोहराते नहीं हैं तथा पेशेवर विकास और बदलाव की हमारी गति तेज़ हो जाती है। विजय शेखर शर्मा इस प्रक्रिया को इस तरह से बताते हैं, जब तक सामने वाले इंसान को पूरी तरह से सुन ना लिया जाए तब तक उसे समझने का कोई और ज़रिया नहीं है। सच्चाई यह है कि हम अगर चाहते हैं कि साथ मिलकर चला जाए और कोई हमको ध्यान से सुने और फॉलो करे, तो इसकी शुरुआत इससे होती है कि आप पहले ध्यान से सुने और उस आदमी को सहज होने दें, क्योंकि वह अब सुनने जा रहा है। इसलिए बदलाव की प्रक्रिया यह है कि आप पहले सुने और समझे और फिर बोले। वह आगे कहते हैं, केवल इसी तरीके से आप किसी बड़े विचार की तारीफ कर सकते हैं या असल में पूरी टीम को किसी एक मकसद के लिए साथ जोड़कर रख सकते हैं। यह सोचिए कि विजय जो बात कह रहे हैं वह कितनी बड़ी बात है। कारगर तरीके से सुनने से आप अपनी टीम को प्रेरित कर एक बनाए रख सकते हैं। कारगर तरीके से सुनने के प्रमुख बिंदुओं को गहराई से देखिए और सीखिए कि यह किस तरह से काम करता है। गौर से सुनने की बाधाओं को दूर करें। आत्म स्वीकार, मैंने यह देखा है कि मीटिंग के दौरान लोग ध्यान से सुनने के बजाय अपने स्क्रीन को देखते रहते हैं। इससे ध्यान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके फ़ोन रखवा लेता हूँ।
आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो मेरे टीम मेंबर से पूछिए। जब कोई ज़रूरी मीटिंग होती है तो मेरा एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कमरे में आता है और घोषणा करता है कि हम मुफ्त में मोबाइल वॉलेट की सुविधा दे रहे हैं और सभी लोगों से यह वादा किया जाता है कि उनका प्यारा फ़ोन मीटिंग ख़त्म होने तक उनके पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। गौर से सुनने में बाधा को दूर करने के लिए यह मज़ेदार तरीका आजमाया जाता है। हर्ष गोयनका बताते हैं, कई बार आप सुन तो रहे होते हैं लेकिन गौर से नहीं सुन रहे होते, क्योंकि आपको सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल फ़ोन है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ और इसलिए मीटिंग के पहले लोगों के फ़ोन रखवा लेता हूँ। लेकिन अगर आप इतनी दूर की न भी सोचे तो भी इस बात को समझिए कि ध्यान से सुनने और ध्यान से देखने का सबसे बड़ा दुश्मन है उसमें बाधा पहुंचाने वाली चीज़ें। अगली बार जब आप काम के सिलसिले में किसी मीटिंग में जाए तो अपने कमरे में चारों तरफ देख लें। ध्यान से देखिएगा कि कितने लोग अपने फ़ोन पर मैसेज देखने में लगे रहते हैं और कुछ लोग लैपटॉप में नोट लेने के बहाने ईमेल के जवाब दे रहे होते हैं। अगर आप सच में अपने लैपटॉप पर नोट्स ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। मुझे आपके बारे में पता नहीं है, लेकिन जब मेरा ध्यान एक बार टूट जाता है तो वापस काम पर ध्यान लगाने में मुझे 5 मिनट लग जाते हैं और 5 मिनट का समय आपके आसपास बैठे लोगों के लिए मानसिक रूप से स्विच ऑफ होने के लिए बहुत अधिक होता है। जब मीटिंग में दूसरे लोग बोल रहे होते हैं और जो मेरे मतलब की बात नहीं होती तो मैं उनको सुनने के बजाय अगले ज़रूरी बिंदु या उस दिन के बाकी बचे काम के बारे में सोचने लगता हूँ। रंजन, 25 वर्ष, इंजीनियर, कोयम्बतूर। रंजन समझ गया कि उसका यह बर्ताव एक तरह से उसके अंदर की एक कमी थी, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के बर्ताव को मल्टीटास्किंग इस बारे में मल्टीटास्किंग के अध्याय में विस्तार से पढ़े कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह अभद्रता है। इसके कारण किसी की ध्यान से सुनने और ग्रहण करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। जब लोग समय निकालकर आमने सामने होते हैं तो उसको पूरा ध्यान नहीं देना, उसको नहीं सुनना अभद्रता होती है। यह बात बॉस पर भी लागू होती है। असल में मैं तो यह कहूँगा कि किसी भी बॉस का सबसे बुरा उदाहरण यह होता है कि जब उसकी टीम के 10 लोग उसके सामने बैठे हो और वह मैसेज का जवाब देने में लगा रहे। इससे टीम के ऊपर गलत असर पड़ता है। अगर आपके बॉस में यह बात बॉस पर भी लागू होती है। असल में मैं तो यह कहूँगा कि किसी भी बॉस का सबसे बुरा उदाहरण यह होता है कि जब उसकी टीम के 10 लोग उसके सामने बैठे हो और वह मैसेज का जवाब देने में लगा रहे। इससे टीम के ऊपर गलत असर पड़ता है। अगर आपके बॉस में यह गंदी आदत है तो आप इसको मत अपनाइए। उसे देखकर आप बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं, अगर वह ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कंपनी में इसी तरह से काम किया जाता है। इस तरह की सोच से बचिए, बल्कि जब आप तरक्की करें तो अपने मानक ऊंचे बनाए रखें। लापरवाही से सुनने का एक दूसरा रूप ये है कि जो बात आपसे सीधे संबंधित नहीं होती है तो आप अपने दिमाग को स्विच ऑफ कर लेते हैं। आप अपने आप से कहते हैं, मैंने 10 मिनट तक अपने सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बात की। अब जब तक कोडर और आईटी के लोग तकनीक को लागू करने के बारे में बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा अपना कुछ काम कर लेता हूँ। लिसनिंग को इस तरह से शुद्ध उपयोगितावादी नज़रिए से देखना, जैसे जो मेरे मतलब का नहीं, उसके ऊपर मैं ध्यान क्यों दूँ, बचकानी गलती है। क्यों?
क्योंकि इससे हम अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र तथा आपकी कंपनी के दूसरे हिस्से के कामकाज के आपसी संबंध से जुड़े नए बिंदुओं को सीखने, ग्रहण करने और कुछ खोज पाने का मौका गंवा देते हैं। और कुछ नहीं तो जब आप अपने सहकर्मियों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बदले में वे भी आपको गौर से सुनेंगे। ऐसे में पहला कदम है ध्यान को भंग करने वाली चीज़ों से मुक्ति। इसलिए फ़ोन को नीचे रख दें और जहाँ तक लैपटॉप की बात है तो अपने तय ईमानदार बने रहें और कि आप सही में नोट्स ले रहे हैं या ईमेल का जवाब देते हुए या कुछ और करते हुए अपने ध्यान को कहीं और लगाए हुए हैं। एक बार जब आप अपने सहकर्मी की बातों को उसके सामने गौर से सुनते हैं तो आप गौर से सुनने की पूरी शक्ति को अनलॉक करने की दिशा में होते हैं। कुछ ग्रहण करने के लिए सुने, महज प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं। अब जबकि आपने गौर से सुनने की बाधाओं को दूर कर लिया है तो अब आपका अगला कदम होना चाहिए अच्छे श्रोता की मानसिकता को विकसित करना। अपने दफ्तर में सुनने का मतलब होता है अपने बॉस, मैनेजर और सबसे बढ़कर अपने कर्मचारियों से फीडबैक लेना। वे लोग जो आपके रोज़ाना के काम को सबसे करीब से देख रहे होते हैं। मैं सब लोगों से पूछती रहती हूँ और ऐसा लगता है कि मेरे पास अपनी गलतियों को समझने का कोई जरिया नहीं है। विश्लेषण मेरे काम का मूल बिंदु है। अगर कोई उसके ऊपर गौर नहीं करेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। वंदना, 27 वर्ष, कोडर, चंडीगढ़। अब वंदना की जो हालत है उसके बारे में विस्तार से विचार करते हैं। करियर के पहले साल अधिकतर पेशेवर युवा अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फीडबैक मांगते रहते हैं। वे यह सीखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से उनकी कंपनी का सिस्टम काम करता है और उनकी अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। इस तरह दूसरों के फीडबैक को गौर से सुनने से लाभ हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ही किसी को निर्भर नहीं रहना चाहिए कि आप लगातार दूसरे लोगों से अपने काम को लेकर हामी भरवाते रहें। फिर करीब 5 साल के बाद जब बहुत से ऐसे पेशेवर अपने करियर के मध्य में आ जाते हैं तो वे ऐसी फीडबैक को रक्षात्मक रूप से देखते हैं। उनको इस बात का डर रहता है कि उनके बॉस को लगेगा कि इतने साल के अनुभव के बाद भी यह आदमी इस तरह की गलतियां कर रहा है। आखिर में एक बार जब आप ऊंचे पद पर आ जाते हैं और दूसरे लोग आपको रिपोर्ट करने लगते हैं तब फीडबैक को अधिक महत्व देना पड़ता है और वह जिम्मेदारी का काम हो जाता है, क्योंकि फीडबैक वह महत्वपूर्ण जरिया बन जाता है जिसके माध्यम से अधिकारी समस्याओं को पकड़ते हैं और अवसरों को देखते हैं। इसलिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अपने करियर में किस ऊंचाई पर है, नई नौकरी, मध्य स्तर के मैनेजर या आला अफसर। आप फीडबैक को नज़रअंदाज करने के लालच से बचें, उसको डिकोड करें और मजबूती के साथ लागू करें। इसके बारे में इस तरह से विचार कीजिए, अगर आपने खाना खाया और अपने शरीर को पचाने का मौका नहीं दिया तो आप बीमार महसूस करने लगेंगे। इसी तरह जब आपको काम के दौरान फीडबैक मिले तो समय निकालकर उसके बारे में सोचिए और उससे ज़रूरी सबक ग्रहण कीजिए। हमारा शरीर भोजन को अपने आप पचा लेता है, लेकिन गौर से सुनने के लिए हमें सुनना और गौर करना और सीखना पड़ता है। आखिरी बात यह है कि मैंने यह देखा है कि बहुत से लोग तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं या बीच में टोक देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने जल्दी से उस बातचीत में हिस्सा नहीं लिया या कुछ नहीं कहा तो वे पीछे रह जाएंगे। इसका एक और रूप यह होता है जिसमें लोगों को इस बात का डर लगता रहता है कि अगर उन्होंने पहले नहीं कहा तो कोई दूसरा वही बात कह देगा
और वे मात खा जाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि हमेशा आप ही सबसे पहले बोलेंगे या किसी बोलने वाले को बीच में टोक देंगे, जिस तरह से मैं करता था। सच में सुनिए और गौर कीजिए कि दूसरे क्या कह रहे हैं। उनको इज्जत दीजिए और समय निकालकर ऐसा जवाब दीजिए जो स्मार्ट हो, यादगार रहे, या फिर कुछ मत बोलिए। गौर से सुनना एक कला है। हमारी आदत बोलने की अधिक और सुनने की कम होती है, ऐसा हर्ष गोयनका का कहना है। मुझे एक बौद्ध भिक्षु की याद हो आई है जो खामोश रहता था। लोग उससे पूछते, आप शांत क्यों रहते हैं? और वह कहता, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ ऐसा तो हो जो खामोशी की आवाज़ से बेहतर हो। हम लोगों में से अधिकतर लोग गौर से इसलिए सुनते हैं ताकि जवाब दे सके, लेकिन हम लोगों को इसलिए सुनना चाहिए जिससे चीज़ों को समझ सके और उसकी भावनाओं को महसूस कर सके। गौर से सुनने की दो अच्छी तकनीकें। आइए गौर से सुनने की दो शक्तिशाली तकनीकों को समझते हैं। इनको सीखना बहुत आसान है और इनका उपयोग बहुत मज़ेदार है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यह आपको भीड़ से सकारात्मक तरीके से अलग रख पाएगा। पहले को मुक्त बिंदुओं को संक्षेप में समझने की तकनीक कहा जाता है। यह कुछ इस तरह से काम करता है कि मान लीजिए आप दफ्तर में 2 घंटे की ग्रुप मीटिंग में हैं और चारों तरफ से बातचीत चल रही है। बहुत से बिंदुओं और समाधानों को लेकर बातचीत हो रही है। इस मीटिंग के अंत में आप मुख्य बिंदुओं को सीखने की तकनीक का इस तरह से उपयोग करते हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की, इस बात को निश्चित करने के लिए कि बीच में कुछ छूट ना जाए। मैं करने योग्य 7 मुख्य विषयों और सीखों के ऊपर ध्यान दिलाना चाहती हूँ जो हम लोगों की बातचीत से उभर कर आई है, ताकि हम तेज़ी से आगे बढ़ते रहें। आप फिर संक्षेप में मुख्य बिंदुओं के ऊपर गौर देने लगते हैं जो मीटिंग के दौरान गौर से सुनने की अपनी आदत के कारण आपने ग्रहण किया। इसका नतीजा कुछ इस तरह से निकलेगा। कमरे में मौजूद हर आदमी सोचेगा, गजब, इस कमरे में वह सबसे भरोसेमंद निकली। यह हर बात ध्यान से सुन रही थी, जबकि हम इधर उधर की बातें भी करते रहे। मुझे नहीं पता है कि इसको इतने पॉइंट्स कहाँ से मिल गए, जबकि मैं तो अभी से ही कई पॉइंट्स भूल गया। वह कुछ बेहतर करती है और हम लोगों को संगठित बनाए रखते हुए काम पर एकाग्र बनाए रखती है। इसको तरीका को आजमाया कर देखिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कंपनी में आए कुछ ही महीने हुए हैं। अपनी बातों को कहने से मत चूकिए। लोग हमेशा गौर से सुनने वालों की इज्जत करते हैं। उसका जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और समय के साथ जिस तरह से आपकी इज्जत बढ़ेगी, उससे आप हैरान रह जाएंगे। गौर से सुनने का दूसरा साधन है ज़रूरत के हिसाब से फॉलो अप तकनीक। यह इंटरव्यू के दौरान ख़ास तौर पर कारगर होता है, लेकिन इसको कभी भी आजमाया जा सकता है जब कोई पूछते हुए बातचीत को समाप्त करना चाहे। आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है। कल्पना कीजिए कि आप कोडर के जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपके इंटरव्यू लेने वाले के बीच 30 मिनट की चर्चा हुई। फिर वह पूछता है कि आपको कोई सवाल पूछना है। शुरुआती नौकरी के लिए जो लोग आते हैं वे कंपनी की वेबसाइट या विकिपीडिया से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 2-3 आम से सवाल पूछते हैं। यह अवसर गंवाने जैसी बात हो गई। इसके पहले आपको उस कंपनी की बातचीत के आधार पर कोई ज़रूरी सवाल पूछना चाहिए। इससे इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि आप गौर से सुनते हैं। इससे यह बात भी साबित होती है कि आप जल्दी सोचते हैं और चीज़ों पर फोकस बनाए रखते हैं। ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड फॉलोअप तरीका को आजमाएं।
यह आगे बढ़ने में मददगार होता है। रचनात्मक बनाओ गैर पेशेवर फीडबैक। अब आपके पास गौर से सुनने के लिए कुछ ठोस साधन है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि काम से जुड़ा किस तरह का फीडबैक आपको ग्रहण करना चाहिए और किस तरह के फीडबैक को आपको नहीं सुनना चाहिए। जब वाणी कोला और मैं गौर से सुनने को लेकर उनके विचारों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि गौर से सुनना एक ऐसा सॉफ्ट स्किल है जिसके ऊपर हमको जीवन भर काम करते रहना चाहिए, और कारगर तरीके से गौर से सुनने में यह भी शामिल है कि किस तरह के फीडबैक को स्वीकार करना चाहिए, किस तरह को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। गौर से सुनना एक ऐसा लाइफ लॉन्ग स्किल है जिसको लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। यह बहुत संतुलन के साथ होना चाहिए। कोला ने कहा, आपको यह पता होना चाहिए कि कब सुनना चाहिए और कब नहीं सुनना चाहिए। अपनी एक बात बताऊं तो मैं इंजीनियर बनना चाहती थी क्योंकि मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता था और उस दौर में बहुत कम लड़कियां इंजीनियर बनती थी। मेरे परिवार में इसके लिए कोई राज़ी नहीं हुआ और मेरी माँ कई दिन तक रोती रही, लेकिन तब यह बात बहुत मायने रखती थी कि किसी की बात ना सुनी जाए और अपने आप फैसला लिया जाए। वाणी की यह बात बहुत मायने रखती है। सुनने का मतलब किसी की आज्ञा मानना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है किसी और इंसान का फीडबैक लेना, लेकिन अपने मूल्यों, लक्ष्यों और ख्वाहिशों के अनुसार अपना रास्ता खुद बनाना। सबसे बढ़कर ऐसा भी होता है कि जब लोग अपनी हद पार करके कुछ ऐसा बोलते हैं कि आपको जवाब देना ही पड़ता है। किसी न किसी तरह हर बात का अंत इस बात से होता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ भी नहीं सिखाया। मैं एक बड़े शहर में आत्मविश्वास से भरपूर लड़की की तरह पली बढ़ी, लेकिन मुझे तब भी नहीं समझ आता कि इस हालात से किस तरह निपटा जाए। कृति, 31 वर्ष, डिजिटल मार्केटिंग पेशेवर, मुंबई। यह कोई इधर उधर की बात नहीं है। कृति के साथ जो हुआ वह सही नहीं कहा जा सकता। अगर कोई बिल्कुल निजी स्तर पर आपके ऊपर आक्रामक तरीके से हमला बोलता है जो आपके काम के आधार पर नहीं होता, तो इस तरह बर्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता और ये पेशेवर बर्ताव नहीं कहा जा सकता। फुल स्टॉप। कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह की बातों के बारे में HR में रिपोर्ट किया जाए तो इससे समस्या और बढ़ जाती है, ना कि वह सुलझती है। फैसला केवल आपको लेना चाहिए, लेकिन आपको एक काम करना चाहिए कि अपने लिए खड़ा होना चाहिए। कैसे? कुछ इस तरह, मैं इसके लिए आपकी आभारी हूँ कि आप मेरी गलतियों को ठीक करते हैं और मुझे बेहतर बनने में मदद करते हैं, लेकिन आप जाती रूप से मेरा मजाक बना रहे हैं, जो पेशेवर नहीं कहा जा सकता और यह बेवजह है। इसलिए बेहतर है प्लीज़ हम काम पर ही अपना ध्यान बनाए रखें। क्या वह आदमी इसके बाद भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? अगर हाँ, तो भी आपने कम से कम एक साफ लकीर खींच दी है जिसको उसे पार नहीं करना चाहिए। शुक्र की बात है कि काम से जुड़े अधिकांश फीडबैक अधिक उपयुक्त रूप में आते हैं। अगर कोई आपको किसी तरह की रचनात्मक फीडबैक देता है, चाहे उसमें आपकी गलती की तरफ भी ध्यान क्यों ना दिलाया गया हो या वो बात आपको नकारात्मक लगती हो, लेकिन उसका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिए। शुक्रिया ऐसा शब्द है जो बहुत सी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को भी पिघला दे सकता है और सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। इसलिए शुक्रिया कहने में कमी नहीं कीजिए। जब आप शुक्रिया कहेंगे तो लोग आपको सकारात्मक रूप से याद करेंगे। इसके अलावा सहकर्मियों को इज्जत देने से वे यह सोचेंगे कि आप अपनी गलतियों से सीखने को लेकर तत्पर हैं। आपके एम्प्लॉयर को अपने आप को बेहतर बनाने की आपकी ख्वाहिश अच्छी लगेगी।
इससे यह भी पता चलता है कि आप असुरक्षित या रक्षात्मक नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसके लिए जीवन पर्यंत सीखना चाहते हैं। यह आपके और आपकी कंपनी दोनों के लिए अच्छी स्थिति है। फीडबैक दो तरफा रास्ता होता है। कल्पना कीजिए, आपकी मेज़ पर एक फ्लैग लगा हुआ है या आपने एक हैट पहन रखा है जिसके ऊपर लिखा है कि मैं फीडबैक का स्वागत करता हूँ। मैं ना तो रक्षात्मक रहूँगा, ना ही रोऊँगा गाऊँगा। मैं वादा करता हूँ कि फीडबैक को अच्छी भावना से लूँगा। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि समय के साथ दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। इससे आपके करियर के वर्तमान और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। इसका असर बहुत गहरा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फीडबैक दो तरफा रास्ता होता है। आप दूसरों को जितना ही सुनेंगे उतना ही वे आपको सुनने के लिए तैयार रहेंगे। मैं 22-23 साल के युवाओं को कॉफ़ी पीने के लिए ले जाता हूँ। वे बात करना चाहते हैं, इसलिए वे हर बात ज़ोर ज़ोर से कहते हैं। फिर मैं सब्र के साथ उनको इस बात का ध्यान दिलाता हूँ कि उन्होंने कहाँ गलती की और वे किस तरह बेहतर कर सकते थे। मेरे लिए एक मेंटोर ने यह किया था, इसलिए अब मैं दूसरों के साथ यही करने की कोशिश करता हूँ। प्रणव, 34 वर्ष, असिस्टेंट मैनेजर, गुड़गांव। प्रणव का तरीका सफलता के लिहाज से बिल्कुल फिट है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपनी कंपनी के अंदर दोस्ती गांठना और मेंटोर बनाना ज़रूरी होता है। अपने से अधिक अनुभवी सहकर्मी से मदद मांगना सीखने के लिए अच्छा होता है। याद रखिए, फीडबैक हमेशा बड़ों की तरफ से जूनियर को नहीं मिलना चाहिए। यह दो सहकर्मियों के बीच भी हो सकता है। आप उस सहकर्मी से अपने लिए उपयोगी ज्ञान हासिल कर सकते हैं जो कंपनी में आपसे महज कुछ महीने पहले ही आया हो। यह भी ध्यान रहे कि अगर आपको गैर पेशेवर फीडबैक मिल रहा हो तो सम्मान के साथ उस चक्र को तोड़ दे। लोगों को रचनात्मक फीडबैक के माध्यम से आगे बढ़ाए। वे इस पेशेवर मदद को कभी नहीं भूलेंगे। एक तरह से आप इसको उस तरह से भी आजमा सकते हैं जिस तरह से ओयो के रितेश अग्रवाल ने आजमाया। मैं फीडबैक को बहुत गंभीरता से लेता हूँ और उसके साथ बहुत समय बिताता हूँ। मुझे एक फीडबैक बहुत अच्छी तरह से याद है। एक ग्रुप मीटिंग थी जिसमें मैं बहुत बोल रहा था और मेरे ख्याल से सब लोग बहुत बोल रहे थे। मुझे फीडबैक यह मिला कि बहुत लोगों को मैंने बोलने से बीच में रोक दिया, जिसके कारण वे अपने मन की बात नहीं बोल पाए और प्रभाव नहीं जमा पाए। उसके बाद से मैं बातचीत के दौरान लीडर बनने के बजाय मॉडरेटर की भूमिका में आ गया, अग्रवाल ने कहा। रितेश इस बात को समझते हैं कि फीडबैक को गौर से सुनने का मतलब होता है कि आप उसके आधार पर काम करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अगर वह इसके लिए समय निकाल सकते हैं तो आप या मैं भी ऐसा कर सकते हैं। आखिरकार महान श्रोता ही महान लीडर बनते हैं। सॉफ्ट स्किल में समय और ऊर्जा का निवेश करना सफलता के लिए लाभदायक है। 5 मूल बातें। पहला, ध्यान बटाने वाली चीज़ों को दूर करें। जब दूसरे बोल रहे हो तो मानसिक रूप से वहाँ मौजूद रहें। जब आप अपनी बात ख़त्म करें तो वहाँ से अपने ध्यान को स्विच ऑफ ना करें। दूसरा, जब खाना नहीं पचता तो इंसान को अपच हो जाता है और वह बीमार पड़ जाता है। इसी तरह सुनने के बाद पचने, ग्रहण करने और विचार करने के लिए समय लें और जो फीडबैक दिया जाए उसका पालन करें। तीसरा, मीटिंग के दौरान प्रमुख बिंदुओं को सीखने की तकनीक से आप व्यवस्थित और विश्वस्त श्रोता बन जाएंगे। अगर कोई आपसे यह पूछे कि आपको कोई सवाल पूछना है तो उससे उसकी उस समय हुई बातचीत के आधार पर सवाल करें, ना कि वह सवाल जो आपने पहले से तैयार कर रखा हो।
चौथा, रचनात्मक फीडबैक बनाओ। गैर पेशेवर और निजी हमलों के बीच एक अंतर को समझें। अच्छे फीडबैक को स्वीकार करें और उनकी तारीफ भी करें, चाहे उसमें साफ तौर पर आपकी कमियों को ही क्यों ना बताया गया हो। लेकिन निजी हमले करके कोई पेशेवर सीमा रेखा का उल्लंघन करना चाहे तो अपने लिए आप ज़रूर खड़े हो। पाँचवा, फीडबैक दो तरफा रास्ता है और यह हमेशा ऊपर से जूनियर को ही नहीं मिलना चाहिए। ऐसे अवसरों की ताक में रहे जिससे कि अपने सहकर्मियों से आपको अच्छे फीडबैक मिले और आप उनको फीडबैक दें, जिससे पेशेवर मित्रता और विश्वास को मदद मिले। कॉल टू एक्शन। पहला, यह अध्याय आपको यह बताने के लिए है कि आपको स्वार्थी होना चाहिए। आपको यह कोशिश छोड़ देनी चाहिए कि आप हमेशा यह सोचते रहें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों को प्रभावित करने के लिए काम करना या जीना समय की बर्बादी होती है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। इसलिए स्वार्थी होइए, अपने लक्ष्यों और अपने मानदंडों के लिए जीना सीखिए। जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप गौर से सुनने लगेंगे, ग्रहण करेंगे और सीखने लगेंगे। याद रखिए, LOL के अभ्यास के लिए आपको अपना मुंह बंद रखने और कान खुले रखने की ज़रूरत होती है। आपका दिमाग शांत होना चाहिए और एकाग्र भी, नहीं तो दिन रात आप अपने आप को ही सुनते रहेंगे। आपके विचार या आपने जो सुना और नए विचार और आइडिया के लिए जगह नहीं बन पाएगी। सिर्फ इन बातों के साथ आप कितनी तरक्की कर सकते हैं।